हेलो स्टूडेंट्स, देखो गॉस थ्योरम को समझने के पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना जरूरी है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस एरिया है, ठीक, तो उस सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली जितने फील्ड लाइंस पास करेंगे उन्हीं की संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। बात समझ गए? अब मैथमेटिकली जो है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई का जो है ना मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट होगा वह वेक्टर ई और डॉट होगा वेक्टर एस। बट स्मॉल एरिया, देखो स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो लिंक होने वाला फ्लक्स होगा, बात समझ गए, उसको हम लिखेंगे यहां समझ लो डी फाई। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई होगा और डॉट वेक्टर क्या हो गया, यहां डीएस हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, ईडीएस, देखो ईडीएस है ना कॉस थीटा हो जाएगा, ईडीएस कॉस थीटा हो गया। तो देखो अब हम नेट अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं किसी सरफेस से, है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हमको लिखना पड़ेगा फाई। बात समझ गए? अब फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ डी फाई लिखना होगा। क्लियर हो गया? अब डी फाई का जो वैल्यू है ईडीएस कॉस थीटा हो गया। डी फाई का वैल्यू क्या हो गया, ईडीएस कॉस थीटा हो गया। क्लियर? तो डी फाई का वैल्यू हो गया ईडीएस कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसका यूनिट क्या लिखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन बाई कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ न्यूटन बाई कूलम लिखते हैं तो एरिया का फिर यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कह सकते हो इसको। क्लियर हो गया? अब देखो जब इसको आप समझ गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ गए, ठीक है, तो अब है ना, अब गॉस लॉ और गॉस थ्योरम पर आते हैं। तो गॉस लॉ और गॉस थ्योरम क्या कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू इन का मतलब क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जैसे देखो कोई क्लोज्ड सरफेस है, अब उसके इनसाइड में टोटल चार्ज जो है ना क्यू है। अब उसी को हम लिखेंगे क्यू इन। क्यू इन का मतलब समझना है कि क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में टोटल चार्ज है क्यू। अब समझ गए? इन लगाने का मतलब समझो इनसाइड हो गया, तो इनसाइड में जो टोटल चार्ज हो गया वही क्यू इन हो गया। ठीक, एप्सिलॉन नॉट समझाई दिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है किसका, फ्री स्पेस का। क्लियर हो गया? और एक बात और याद रखो, अगर मीडियम में एयर है तो एयर में इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम, है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ही कहते हैं, और उसके लिए भी सिंबल हम एप्सिलॉन नॉट ही यूज करते हैं। तो सुनो, वैक्यूम और फ्री स्पेस एक ही हुआ जहां पर कोई मीडियम नहीं है। बात समझ गए? अब मीडियम में अगर एयर है, ठीक, तो एयर में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और वैक्यूम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, बात समझ गए, दोनों को हम एप्सिलॉन नॉट से ही इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब है कि वैक्यूम में हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच, और फिर एयर में फाइंड आउट करते हैं सेम डिस्टेंस पर सेम चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वैल्यू क्या मिलता है, सेम ही मिलता है। बात समझ गए? तो अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ के लिए एक स्फेरिकल सरफेस को हम कंसीडर किए हैं। बात समझ गए? अब स्फेरिकल सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस कहेंगे, क्योंकि गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। अब देखो इसका रेडियस जो है स्मॉल आर है, और सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस को कंसीडर करेंगे। ठीक, और स्मॉल एरिया एलिमेंट जो डीएस है उसका जो सेंटर पी है, उसका जो सेंटर पी है यहाँ, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर ई है। और वेक्टर ई जो है परपेंडिकुलर है इस पर। हम बतला चुके हैं ना कि किसी भी सरफेस पर
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है यार, परपेंडिकुलर भूलना नहीं। अब देखो एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया एलिमेंट वेक्टर जो होगा वह भी तो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि एरिया एलिमेंट वेक्टर जो हुआ यहाँ और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां इंडिकेट कर देते। देखो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे, है ना, एरिया एलिमेंट से जब फाइंड आउट करेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर ई और डॉट हो जाएगा वेक्टर डीएस, तो उसको हम लिखेंगे ईडीएस cos थीटा, और चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर, याद रखिएगा। अब नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई, और तब उसके बाद जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ ds cos 0 डिग्री लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब उसके बाद देखो e का वैल्यू डाल दिए यहां, i इंटू ds cos 0 डिग्री तो 1 हो गया। अब ds का, है ना, लाइन इंटीग्रेशन जो होगा वह क्या होगा, s होगा, s होगा जो स्फेरिकल सरफेस है, और स्फेरिकल सरफेस का जो वैल्यू होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि स्फेयर का एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पर 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू अपॉन क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर हम क्यू में इन लगा देंगे, हो गया। इसका मतलब जो चार्ज इन साइड में है वो तो क्यू ही ना है यार, तो इसमें इन लगा दिए, टोटल चार्ज मतलब क्यू तो है ही, तो इसमें इन लगा दिया, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्लियर। अब एप्लीकेशंस देखो, फर्स्ट में है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज, है ना, कंडक्टर है, तो प्लेन चार्ज कंडक्टर के कारण जो है यूजिंग गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम का हम जब यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट होता है, याद रखना E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैप n हो गया। ये कैप n क्या है, यूनिट वेक्टर है। कैप n क्या है, यूनिट वेक्टर है जो प्लेन चार्ज कंडक्टर है उस पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। अब सिग्मा को समझ लो यार, एप्सिलॉन नॉट को समझ ही रहे हो। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसका मतलब है कि चार्ज अपॉन एरिया है यार। चार्ज अपॉन क्या है, एरिया है, चार्ज अपॉन एरिया है। यूनिट क्या होगा इसका, चार्ज अपॉन एरिया हो गया, तो कूलम बाई क्या होगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज है, तो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज रहेगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैप n, और कैप n जो है यूनिट वेक्टर है जो इनफाइनाइट जो चार्ज सीट होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गया। अब थर्ड में आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर, वायर और रड भी कह सकते हो, तो उसके नियर बाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई आर। अब कहोगे लेम्डा क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसका मीनिंग होता है चार्ज अपॉन लेंथ होता है, यूनिट होता है कूलम बाई मीटर और कूलम पर मीटर। क्लियर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको वेक्टर E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई हो जाएगा आर, और कैप आर लिख दिए हैं। बात समझ गए, यह यूनिट वेक्टर है, बात समझ गए। अब देखो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक, ड्यू टू लिख देते हैं, ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल चार्ज्ड सेल, ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल, है ना, चार्ज्ड सेल है, ठीक है। अब सेल है तो बीच में क्या होगा, वैक्यूम होगा, है ना, सेल है तो बीच में क्या होगा, वैक्यूम होगा, और एयर हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अब आर डिस्टेंस पर, यानी आर डिस्टेंस जो होगा कैपिटल आर से बड़ा, यानी यहां पर आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब जैसे मान लो स्फेरिकल सेल है, ठीक है,
अब इसका रेडियस कैपिटल आर हो गया, रेडियस क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मतलब है कि पॉइंट पी का डिस्टेंस इसके सेंटर से स्मॉल आर है, तो पॉइंट पी लाइज कहां होगा, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो पॉइंट पी अगर बाहर में स्फेरिकल सेल का, तो उसके लिए हम लिखेंगे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहां हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई हो जाएगा आर स्क्वायर। इन साइड में जो स्फेरिकल सेल है उसके इन साइड में, तो हॉलो स्फेरिकल सेल, सेल का मतलब है क्या हुआ, बीच में हॉलो है ना, खाली है। अब खाली में क्या होगा, वैक्यूम होगा, यानी कोई मीडियम नहीं होगा, होगा भी तो एयर होगा, बात समझ गए, होगा भी तो एयर होगा, ठीक। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, याद रखिएगा E इज इक्वल टू हो गया जीरो। और जब सरफेस पर निकालना होगा, सरफेस पर, ठीक है, तो स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर। तो उस केस में हम लिख देंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब देखो सॉलिड है ना, सॉलिड स्फीयर है और वह यूनिफॉर्मली चार्ज है, बात समझ गए। तो उसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा उसको हम रो से इंडिकेट करेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से इंडिकेट करेंगे। तो फिर उसी तरह से पी पॉइंट लेंगे। अब पी पॉइंट का सॉलिड स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर लेंगे, और सॉलिड स्फीयर का जो हम रेडियस लेंगे कैपिटल आर लेंगे, बात समझ गए। तो अगर पॉइंट पी आउटसाइड में एग्जिस्ट करता है स्फीयर के, समझ गए, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन हो जाएगा कैपिटल आर। तो उस केस में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और जब आर इज लेस देन आर, यानी पॉइंट पी जो होगा सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस केस में नहीं होगा, बात समझ गए, क्योंकि यह सॉलिड स्फीयर है और यह यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, बात समझ गए, यूनिफॉर्मली चार्ज है। सेल में होता है कि बीच में वैक्यूम होता है और एयर होता है, बात समझ गए, मटेरियल तो होता नहीं है बीच में। तो यहां पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r बाई, है ना, आर क्यू होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, बात समझ गए। अब देखो अगर सरफेस की बात आती है तो स्मॉल आर जो होगा इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, है ना। सरफेस पर अगर हम निकालते हैं तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर हो गया, बात समझ गए। और सिग्मा का वैल्यू आप जान रहे हो, लेमडा का वैल्यू जान रहे हो, रो का वैल्यू जान रहे हो, रो का वैल्यू भी आप जान रहे हो, क्लियर। अब रो इज इक्वल टू क्या होता है, अब रो इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम को यहाँ लिख सकते हो, रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई हो जाएगा V। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू होगा V, इज इक्वल टू रो इंटू होगा V, V इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, क्लियर, यानी रो इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वह 4/3 पाई आर क्यू के इक्वल होता है, क्लियर हो गया। तो इसमें लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी समझ गए, साथ साथ हम गॉस थ्योरम को तो समझे और गॉस लॉ को समझे, और गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट किए, बात समझ गए। तो चलो अब इसको रिवाइज करो। अब इससे जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम बारी बारी से तो बतला ही रहे हैं, तो उनको भी आप रिवाइज कीजिए। प्रॉब्लम्स को जो देखो, न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैकबोन है वो, समझ गए ना। तो ये तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो गया, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम अलग से बतला रहे हैं, उनको भी रिवाइज करना है। और थ्योरेटिकल जो टॉपिक है तो थ्योरेटिकल टॉपिक को भी रिवाइज करना है, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल जो टॉपिक होगा बेस होगा, जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो फिर न्यूमेरिकल भी नहीं समझेंगे, इसलिए थ्योरी को भी समझना है आप, प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी समझना है। अरे दोनों यार प्रॉब्लम ही है, थ्योरी भी प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम है, बात समझ के, बात समझ में आ रही है। तो थ्योरी को समझना है, तब उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, बात समझ गए। तो चलो अभी इसको रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।